तात्या टोपे की अमर गाथा। बड़ी बड़ी किताबों में जिन वीरों के नाम सुनकर दिल गर्व से भर उठता है, उन्हीं में एक नाम है तात्या टोपे। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था। यह वह वीर था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला देने का साहस किया। उसकी तलवार सिर्फ लोहा नहीं काटती थी, वह अन्याय को चीर कर स्वतंत्रता की मशाल जलाती थी। तात्या का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। बचपन से ही रामचंद्र में विलक्षण बुद्धि और राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट झलकती थी। वे जब अन्य बच्चों के साथ खेलते तो उनकी कल्पनाओं में हमेशा योद्धा बनकर अत्याचारियों से युद्ध करते दिखाई देते। जब पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने सत्ता से हटाया और उन्हें उत्तर भारत भेज दिया गया, तो पांडुरंग राव भी अपने पुत्र रामचंद्र के साथ उन्हें साथ ले गए। यही वह मोड़ था जब रामचंद्र की मुलाकात उस दौर के क्रांतिकारी विचारों और सेनानायकों से हुई। यहीं से उनका नाम पड़ा तात्या, एक सम्मानजनक उपाधि, और टोपे, जो उन्हें उनके सिर पर पहने जाने वाले पारंपरिक मराठी तोप के कारण कहा जाने लगा। तात्या टोपे का जीवन एक शांत ब्राह्मण का नहीं था। जब 1857 का साल आया तो भारतवर्ष की मिट्टी क्रांति की ज्वाला से जलने लगी। मंगल पांडे के विद्रोह से शुरू हुआ यह संग्राम देखते ही देखते मेरठ, कानपुर, झांसी और दिल्ली तक फैल गया। तात्या टोपे इस आंदोलन के प्रखर नेता बनकर उभरे। तात्या की असली शक्ति थी उनका युद्ध कौशल, उनकी संगठन शक्ति और उनका तेज दिमाग। वे उस समय के चुनिंदा सेनानायकों में थे जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उनकी रणनीतियां इतनी सटीक होती थीं कि अंग्रेज अधिकारी भी उनका मुकाबला करने से डरते थे। तात्या ने नाना साहब पेशवा के साथ मिलकर कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराया और वहां भारतीय शासन स्थापित किया। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, हालांकि अंग्रेजों ने जल्द ही फिर से आक्रमण किया और तात्या को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वे रुके नहीं। वे मध्य भारत की ओर निकल पड़े और एक शहर से दूसरे शहर तक अंग्रेजों को चुनौती देते रहे। तात्या टोपे की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जनता से जुड़ाव। वे जहां भी जाते, लोग उन्हें अपने घरों में शरण देते, खाना खिलाते और खबरें पहुंचाते। वे नायक नहीं, जननायक बन चुके थे। उनकी यात्राएं, लड़ाइयां, छुपना, छल करना, ये सब उनकी कहानी को रोमांच से भर देती हैं। पर यह सिर्फ रोमांच नहीं था, यह आजादी की एक ललक थी। एक स्वप्न था जो उनकी आंखों में जलता रहा, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। तात्या टोपे की अमर गाथा 1857 की क्रांति एक आग थी जो उत्तर भारत के शहरों से उठती हुई अब दक्षिण और मध्य भारत की पहाड़ियों तक फैलने लगी थी। इस आग को हवा देने वालों में सबसे प्रभावशाली और निर्भीक नाम था तात्या टोपे। जब अंग्रेजों ने कानपुर पर फिर से कब्जा किया, नाना साहब को पीछे हटना पड़ा और क्रांति का केंद्र बिखर गया। पर तात्या रुके नहीं। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर एक जगह पर हार हो तो दूसरी जगह से मोर्चा खोला जाए। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। रणनीति में लचीलापन और गति में चपलता, वे कभी स्थायी नहीं रहते थे। तात्या टोपे ने अब गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। ये वही शैली थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनाई थी। छापामार युद्ध, हमला करो, तबाही मचाओ और तुरंत गायब हो जाओ। यह रणनीति अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। वे मध्य भारत में झांसी, ग्वालियर, शिवपुरी और सागर जैसे स्थानों में घूमे, छोटे छोटे गांवों में समर्थन लिया और जहां भी अंग्रेजी टुकड़ी दिखती वहां बिजली की गति से हमला करते। उनकी फौज अब कम संख्या की थी, लेकिन जोश और चातुर्य से भरी हुई थी। तात्या टोपे का झुकाव रानी लक्ष्मीबाई से भी जुड़ गया। झांसी की रानी, जो खुद अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रही थीं, उन्होंने तात्या को सहारा दिया और दोनों ने मिलकर ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर को जीत लेना एक चमत्कार जैसा था। अंग्रेजों को लगा था कि ये सेनाएं बिखर चुकी हैं, लेकिन तात्या और झांसी की रानी ने मिलकर उन्हें चौंका दिया।
कुछ समय के लिए ग्वालियर पर पुनः भारतीय ध्वज फहराया गया, लेकिन यह विजय क्षणिक थी। अंग्रेजों ने एक बड़ा मोर्चा बनाया और हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं और तात्या टोपे को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। अब तात्या ने जंगलों, पहाड़ियों और गुप्त मार्गों से एक नया संग्राम छेड़ दिया। उनके साथ अब आम किसान, स्थानीय क्रांतिकारी और कुछ बचे हुए सैनिक थे, पर उनका जोश कभी कम नहीं हुआ। वे दिन में छिपते और रात में हमला करते। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि अंग्रेज अफसरों की नींद उड़ गई थी। तात्या टोपे की सिर्फ तलवार ही नहीं, उनका दिमाग भी हथियार था। वे अंग्रेजों के बीच भ्रम फैलाते, गलत सूचना छोड़ते और अलग अलग दिशा में जाने का संकेत देकर दूसरी दिशा में हमला कर देते। यही कारण था कि उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। उनकी गतिविधियां अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के कठिन इलाकों तक पहुंच चुकी थीं। झालावाड़, कोटा, बूंदी और उज्जैन जैसे स्थान उनके युद्ध क्षेत्र बन चुके थे। उन्होंने हर जगह से जनता का समर्थन लिया। गांवों के लोग उन्हें खाना, आश्रय और सूचनाएं देते थे। तात्या अब नायक से अधिक आस्था के प्रतीक बन चुके थे। पर अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। वे जानते थे कि तात्या को बंदूक से नहीं, धोखे से हराना पड़ेगा। उन्होंने राजाओं और जागीरदारों को लोभ और भय का मिश्रण देकर तात्या के खिलाफ करने की कोशिश की, और अंत में एक विश्वासघात हुआ। तात्या टोपे की अमर गाथा। तात्या टोपे की तेज चाल और गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेज अधिकारी पूरी तरह परेशान हो चुके थे। वे लाख कोशिशों के बावजूद उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। परंतु इतिहास गवाह है, जब तलवारें हार मानती हैं तब धोखा अपना काम करता है। यही हुआ तात्या टोपे के साथ भी। तात्या ने एक समय राजा मानसिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में समर्थन दिया था। मानसिंह, जो ग्वालियर के एक सामंती राजा थे, अंग्रेजों के क्रोध से बचने के लिए तात्या से गुप्त रूप से सहायता लेते रहे। लेकिन जब अंग्रेजों ने उन्हें धमकी दी कि उनकी जागीर छीन ली जाएगी और उनके परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा, तो उन्होंने विश्वासघात का मार्ग चुना। तात्या, जो मानसिंह पर भरोसा करते थे, एक दिन जब उनके साथ शिवपुरी के जंगलों में रुके थे, तभी मानसिंह ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दी। अंग्रेज अधिकारी कर्नल मिक्सन ने घेराबंदी की और एक चुप्पी में इतिहास की सबसे बहादुर तलवार को बंदी बना लिया गया। तात्या को अप्रैल 1859 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें शिवपुरी में रखा गया और अंग्रेजों ने जल्दबाजी में उन पर मुकदमा चलाया। मुकदमे में उन्हें बगावत, राजद्रोह और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध युद्ध का दोषी ठहराया गया। लेकिन क्या तात्या डर गए? क्या उन्होंने माफी मांगी? नहीं। तात्या ने न्यायालय में खड़े होकर गर्व से कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अगर यह अपराध है तो मैं हर बार यह करूंगा। भारत एक दिन आजाद होगा और तब मेरी इस शहादत को याद किया जाएगा। यह शब्द सुनकर वहां मौजूद सिपाहियों की भी आंखें नम हो गईं। अंग्रेजों ने घोषणा की कि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी जाएगी। शिवपुरी की जेल में एक नीम के पेड़ के नीचे सुबह की हल्की रोशनी में तात्या को अंतिम बार ले जाया गया। उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि संतोष था। उन्होंने जो जीवन जिया वह अपने देश के लिए था। फांसी के पहले उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भारत मां की जय। मेरा जीवन समाप्त हो सकता है, पर यह क्रांति नहीं रुकेगी। और फिर इतिहास की सबसे साहसी आवाज एक झटके में शांति में बदल गई। लेकिन क्या तात्या टोपे वास्तव में चले गए? नहीं। तात्या टोपे एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक चिंगारी थे जिसने 1947 तक भारत के हर कोने में आजादी की लौ जलाए रखी। उनकी कहानियां गांवों में गाई गईं, बुजुर्गों ने बच्चों को सुनाईं और हर युवा के दिल में यह बीज बोया कि हम गुलाम नहीं रह सकते। तात्या टोपे की वीरता आज भी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक अकेला इंसान भी साम्राज्य की नींव हिला सकता है। तात्या टोपे चले गए, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनकी क्रांति की लौ आज भी
भारतवर्ष के हृदय में जल रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली देशभक्त वो होता है जो अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि के लिए जिए। उनके जैसा आत्म बलिदानी शायद युगों में एक बार जन्म लेता है। आइए हम सब मिलकर उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने कर्मों से भारत माता का सिर ऊंचा करें। तात्या टोपे की गाथा एक व्यक्ति की नहीं, एक विचार की कहानी है। एक ऐसा विचार जो हर उस दिल में जीवित है जो आजादी को समझता है। उन्हें शत शत नमन।